दिस इज अमन हियर एंड वेलकम टू ट्यूटोरियल 360। तो आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस फॉर क्लास 9 सोशल साइंस चैप्टर नंबर 2 व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या होता है, क्यों होता है, चैप्टर का नाम है। इसके हम सॉल्यूशंस को हम डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट गिवन इज 4 कंट्रीज़ दिया हुआ है, जिसमें से आपको ये बताना है कौन सी कंट्री डेमोक्रेटिक है, कौन सी कंट्री अनडेमोक्रेटिक है, और कौन सा किस में आप श्योर नहीं हो, नॉट श्योर हो, वो भी बताना है। तो कंट्री ए होता है पीपल डू नॉट एक्सेप्ट द कंट्रीज ऑफिशियल रिलीजन टू डू नॉट राइट टू वोट। कोई रिलीजन को वो फॉलो नहीं करते और वो उनके पास राइट टू वोट का भी अधिकार नहीं होता है, तो ऐसी कंट्री होती है अनडेमोक्रेटिक कंट्री। कंट्री बी है द सेम पार्टी हैज़ बिन विनिंग इलेक्शंस फॉर लास्ट 20 ईयर्स। पिछले 20 सालों से एक ही पार्टी इलेक्शन जीतते हुए आ रही है, ऐसी कंट्री को क्या बोलेंगे? ऐसी कोई कंट्री का नाम नहीं है, नॉट श्योर। अब ये लास्ट तीसरा है सी वाला, इसमें ये बोल रहा है कि रूलिंग पार्टी जो थी वो पिछले 3 सालों से इलेक्शन हारती हुई आ रही है, तो ऐसे कंट्री क्या बोलेंगे? तो इलेक्शन वही हार सकता है जहाँ पर डेमोक्रेसी हो, तो यहाँ पर होगा डेमोक्रेटिक। कंट्री डी ऐसी कंट्री जहाँ पर इलेक्शन कमीशन का कोई इंडिपेंडेंस ना हो, नो इंडिपेंडेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन, तो ऐसी कंट्री को हम बोलते हैं अनडेमोक्रेटिक कंट्री। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसमें भी आपको यही बताना है कि कौन सी कंट्री डेमोक्रेटिक है, अनडेमोक्रेटिक है और नॉट श्योर है। तो ऐसी कंट्री का नाम बताना है कि जिसमें पार्लियामेंट विदाउट आर्मी के जो चीफ होते हैं उनके कंसेंट के कोई भी आर्मी के लॉ में ना बदलाव कर सके, ऐसी कंट्री को हम क्या बोलेंगे? ऐसी कंट्री को बोलते हैं अनडेमोक्रेटिक कंट्री। तो बी वाला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है क्यू कंट्री है, तो क्यू कंट्री ऐसी है कि जिसमें पार्लियामेंट कोई भी नियम कानून पास करा के, कोई भी लॉ को पास करा के जुडिशरी के पावर को रिड्यूस नहीं कर सकती है। कंट्री क्यू वो क्या है? वो है डेमोक्रेटिक कंट्री में जो पार्लियामेंट है वो अपने लॉ का इन्फोर्समेंट करके जुडिशरी के पावर को कम नहीं कर सकते। यहाँ पर सी वाला क्वेश्चन है, इसमें कंट्री आर दिया हुआ है, जिसमें एक कंट्री का लीडर दूसरी कंट्री के साथ ट्रीटी नहीं कर सकता विदाउट नेबरिंग कंट्री के परमिशन के, यानी पड़ोसी जो देश है उसके परमिशन के बिना आप किसी दूसरे कंट्री के साथ किसी भी प्रकार का ट्रीटी में शामिल नहीं हो सकते। ऐसे कंट्री को बोलते हैं अनडेमोक्रेटिक कंट्री। अब यहाँ पर ये कंट्री यस दिया हुआ है, जिसमें मेजर जो इकोनॉमिक डिसीजंस होते हैं कंट्री के, उसका फैसला जो सेंट्रल बैंक का ऑफिशियल्स होते हैं वो करते हैं, मिनिस्टर्स नहीं करते। मिनिस्टर कोई भी चेंज नहीं कर सकते इसमें। जितने भी ऑफिशियल जितने भी मेंबर होते हैं सेंट्रल बैंक के, वो सारे डिसीजंस को लेते हैं। ऐसी कंट्री बोलते हैं अनडेमोक्रेटिक कंट्री। क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ देयर दीज इज़ नॉट अ गुड आर्गूमेंट इन अ फेवर ऑफ डेमोक्रेसी। तो आपको ये बताना है कि डेमोक्रेसी के फेवर में कौन सा सही आर्गूमेंट नहीं है इसमें से। ऑप्शन ए people feel free and equally in a democracy. B democracies resolve conflict in a better way than others. Democratic government is more accountable to the people and democracies are the more prosperous than others. आंसर होगा डी। डी ऑप्शन जो है वो गलत है, इस हिसाब से डी ऑप्शन होगा, जिसमें लिखा हुआ डेमोक्रेसीज आर द मोर प्रॉस्परस देन अदर्स इज नॉट अ गुड आर्गूमेंट इन अ फेवर ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के फेवर में यह सही बात नहीं है। दिस इज बिकॉज सम डेमोक्रेसीज लाइक इंडिया आर स्टिल डेवलपिंग इकोनॉमिकली वाइल द मोनार्कियल लाइक स्टेट्स ऑफ यूएई आर इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग। तो जो मोनार्की है, जहाँ पर राजशाही है, वो इंडिया की अपेक्षा ज़्यादा डेवलप है इकोनॉमिक की दृष्टि से अगर देखा जाए तो, जबकि इंडिया जो है वो डेमोक्रेसी है। क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ स्टेटमेंट दी हुई है जिसमें डेमोक्रेटिक कंटेंट और अनडेमोक्रेटिक कंटेंट के एलिमेंट हैं, उनको आपको सेपरेट करना है ईच स्टेटमेंट में। इसमें कुल 3 स्टेटमेंट दी हुई हैं। तो यहाँ पर एक मिनिस्टर ने बोला है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस है उसके रेगुलेशंस को पास करने के लिए, जो भी नियम कानून है उसको पास करने के लिए पार्लियामेंट में सबसे पहले उसको पास करना चाहिए उस नियम को। मिनिस्टर ने किसी कहा, तो कौन सा एलिमेंट है ये? तो ये होता है डेमोक्रेटिक एलिमेंट। डेमोक्रेसी में कोई भी बोल सकता है, कोई भी मिनिस्टर अपने बात को रख सकता है। सम लॉज हैव टू बी पास्ड बाय द पार्लियामेंट। तो इलेक्शन कमीशन ने ये बोला कि रीपोलिंग किया जाएगा वहाँ पर जहाँ पर कुछ गड़बड़ियाँ हुई हैं, जिस भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में लार्ज स्केल पर जहाँ पर हुई है। तो ये किस एलिमेंट का प्रकार है? अनडेमोक्रेटिक एलिमेंट है, कन्फर्म टू रेगुलेशन डिसाइडेड बाय वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड तो ऑप्शन था ये यहाँ पर डेमोक्रेटिक एलिमेंट होगा। द इलेक्शन कमीशन ऑर्डर्ड रीपोलिंग, ये डेमोक्रेसी में ही हो सकता है, जहाँ पर इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन हो वहीं पर ये पॉसिबल है। अनडेमोक्रेटिक एलिमेंट में क्या होता है? लार्ज स्केल रेजिंग वाज रिपोर्टेड। लार्ज स्केल रेजिंग जहाँ पर रिपोर्ट किया जाता है वो अनडेमोक्रेटिक एलिमेंट होता है। यहाँ पर जो सी वाला है इसमें ये बोला गया है वुमन जो रिप्रेजेंटेशन है पार्लियामेंट में वो कभी 10% के आसपास नहीं पहुँचा है। इससे ये पता चल रहा है कि दिस लेट दैट वुमेंस ऑर्गेनाइजेशन टू डिमांड 1/3 सीट्स ऑफ फॉर अ वुमन। ठीक है, तो वुमन के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है 1/3 सीट्स का डिमांड करते हैं पार्लियामेंट में।
तो इसमें छाटना है आपको। डेमोक्रेटिक एलिमेंट ये है कि दिस लेट्स टू द वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन टू डिमांड 1/3 सीट्स फॉर वुमेन, यानी जो डेमोक्रेसी में ऐसा हो सकता है कि 1/3 सीट्स का डिमांड किया जा सकता है, जबकि अनडेमोक्रेटिक एलिमेंट इसमें ये है कि वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन इन द पार्लियामेंट हैज़ नेवर रीच 10%। अनडेमोक्रेसी में ही हो सकता है कि 10% ना पहुँच पाए। क्वेश्चन नंबर 5 में ये पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा वैलिड रीजन है आर्ग्यू करने के लिए कि देयर इज अ लेसर पॉसिबिलिटी ऑफ फेमाइन इन डेमोक्रेटिक कंट्री, कि डेमोक्रेटिक कंट्री में फेमाइन जो आता है वो कम आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये है कि ओपोजिशन पार्टी जो है वो ड्रॉ करती है अटेंशन की हंगर और स्टार्वेशन हो रहा है, भूखमरी ये सब हो रहा है, ये अटेंशन खींच रही है, इसकी वजह से होता है। ऑप्शन नंबर बी है इसमें। तो फ्री प्रेस है, जो प्रेस का फ्रीडम है वो रिपोर्ट करती है कि सफरिंग फ्रॉम द फेमाइन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, कि जो डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री है वो फेमाइन की वजह से सफ़र कर रही है। ऑप्शन नंबर सी इसमें है कि गवर्नमेंट जो है वो फियर करती है, डरती है कि डिफीट इन द नेक्स्ट इलेक्शन, कि वो नेक्स्ट इलेक्शन में हार जाएगी। पीपल जो है उनका बिलीव ये है कि प्रैक्टिस एनी रिलीजन्स, किसी भी रिलीजन को वो फॉलो कर सकते हैं, वो फ्री हैं इसके लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है वो नॉट वैलिड रीजन है यहाँ पर आर्ग्यू करने के लिए, कि किसी रिलीजन को फॉलो करके आप फेमाइन को प्रिवेंट नहीं कर सकते, उसका रोकथाम नहीं कर सकते, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसमें ये बोल रहा है कि इसमें 40 विलेजेस हैं किसी डिस्ट्रिक्ट में, कोई ऐसा जिला है जिसमें 40 विलेज हैं, 40 गाँव हैं, तो गवर्नमेंट लेकिन कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं कर रही है उनके ड्रिंकिंग, जो पानी पीने योग्य उनके पास पानी नहीं है, तो ड्रिंकिंग वाटर के लिए कोई प्रोविज़न नहीं कर रही है। तो वो जो विलेजर्स है वो एक मीटिंग करते हैं, मिलते हैं, और वो कंसीडर करते हैं कि कौन कौन से मेथड्स हैं जो उन फोर्स कर सकता है गवर्नमेंट को कि उनके नीड को, उनकी ज़रूरतों को पूरा कर सके, उनके बात को सुना जा सके, ऐसा कौन सा मेथड है। तो इसलिए कुछ 4 मेथड दिए हुए हैं जिसमें आपको बताना है कौन सा सही मेथड नहीं है। पहला ऑप्शन है फाइलिंग अ केस इन द कोर्ट्स क्लेमिंग दैट वाटर इज़ अ पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ के लिए जो है राइट टू लाइफ हमारा है, उसमें वाटर हमारा इसेंशियल है, ज़रूरत है, तो कोर्ट में क्लेम कर सकते हैं इसके लिए। क्वेश्चन नंबर बी, इसका ऑप्शन नंबर बी है बाइकॉटिंग द नेक्स्ट इलेक्शंस टू गिव अ मैसेज टू ऑल पार्टीज़। ठीक है, बाइकआउट कर दो इलेक्शंस को ताकि सभी जो पार्टीज हैं उनको ये मैसेज दिया जा सके। और ये सी है कि पब्लिक मीटिंग किया जाए, पब्लिक मीटिंग ऑर्गेनाइज किया जाए अगेंस्ट द गवर्नमेंट्स पॉलिसीज़। चौथा है यहाँ पर ये है कि पेइंग मनी टू द गवर्नमेंट ऑफिसर्स टू गेट वाटर। तो यहाँ पर वाटर के लिए क्या करें, घूस दिया जाए, पे किया जाए, मनी दिया जाए गवर्नमेंट ऑफिसर्स के ताकि तब कर दें। तो ऑप्शन नंबर डी है विच इज एडवोकेट्स पेइंग द गवर्नमेंट ऑफिसर्स मनी इज एन अनडेमोक्रेटिक मेथड। तो ये अनडेमोक्रेटिक मेथड है किसी ऑफिसर्स को जाकर पैसे देना। डेमोक्रेसी के खिलाफ कुछ आर्गूमेंट दी हुई हैं, तो उसका रिस्पांस आप लोग आपके लिए ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसमें 3 ऑप्शन है, इसमें 3 ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन सा रिस्पांस डेमोक्रेसी के खिलाफ सही है। यहाँ पर ऑप्शन ये है कि आर्मी जो है वो काफ़ी डिसिप्लिन, करप्शन फ्री ऑर्गेनाइजेशन है कंट्री का, तो इसलिए हमें कंट्री के रूल को करने के लिए आर्मी के हाथ में दे देना चाहिए, यानी कंट्री को रूल करने के लिए आज़ादी दे देना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी है रूल ऑफ द मेजॉरिटी मीन्स द रूल ऑफ इग्नोरेंट पीपल। What we need is the rule of wise even if there are in smaller numbers. And finally, option number C, if we want religious leaders to guide us spiritual matters, why not invite them to guide us in a political as well। तो जो religious जो leaders हैं उनको वे spiritual matters में जब हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, तो क्यों ना हम उनको इन्वाइट करें पॉलिटिकल मैटर में भी गाइड करने के लिए। इसलिए कंट्री को रूल करना चाहिए किसके द्वारा, रिलीजियस लीडर्स के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी सही है, सी है। तो यहाँ पर जो डेमोक्रेसी होती है वो एक्चुअली वो होती है कि डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय पीपल, जो इलेक्ट किया जाए पीपल के द्वारा वो डेमोक्रेसी होता है, फ्रॉम अमंग द पीपल्स देमसेल्व्स, मतलब लोगों के ही द्वारा। आर्मी को क्यों नहीं लिया जा सकता, आर्मी को इसलिए नहीं लिया जा सकता कि आर्मी इज़ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कंट्री एंड इट्स वर्क इज़ प्रोटेक्टिंग द कंट्री, बट इट इज़ नॉट इलेक्टेड बाय पीपल, मतलब लोगों के द्वारा इलेक्ट नहीं किया जा सकता, हैंस इट कैन नॉट बी फॉर्म ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं हो सकता। एंड थर्ड स्टेटमेंट इसलिए गलत हो जाता है बिकॉज ब्रिंगिंग द रिलीजन इन टू द पॉलिटिक्स कैन कॉज अ सीरियस कन्फ्लिक्ट। तो पॉलिटिक्स में अगर रिलीजन को लेकर आया जाता है कन्फ्लिक्ट हो सकता है एक तरीके से। क्वेश्चन नंबर 8, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कीपिंग द डेमोक्रेसी एज अ वैल्यू, वाई। इसका ऑप्शन है 3। ये ऑप्शन फादर टू डॉटर, फादर डॉटर से कहता है आई डोंट वांट टू हियर योर ओपिनियन अबाउट योर मैरिज इन आवर फैमिली, चिल्ड्रन मैरी वेयर द पेरेंट्स टेल टू देम। तो यहाँ पर यह है कि फादर जो कहता है लड़की से कि मैं ये नहीं सुनना चाहता तुम्हारा ओपिनियन कि तुम किससे शादी करना चाहते हो, हमारे फैमिली में शादी वहीं होती है जहाँ पर पेरेंट्स चाहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है टीचर टू स्टूडेंट, टीचर स्टूडेंट से कहता है डोंट डिस्टर्ब माई कंसंट्रेशन बाई आस्किंग मी क्वेश्चंस इन द रूम। एंड ऑप्शन नंबर सी एम्प्लॉय टू ऑफिसर, एम्प्लॉय जो होता है ऑफिसर से ये कहता है आवर वर्किंग आवर्स मस्ट बी रिड्यूस्ड अकॉर्डिंग टू द लॉ, हमारा जो वर्किंग आवर है वो लॉ के हिसाब से कम होना चाहिए। तो यहाँ पर आंसर इसका ये होगा कि जो पहले 2 स्टेटमेंट उसमें ये अनडेमोक्रेटिक बात बोली गई है,
क्योंकि ऐसा है कि गर्ल का कोई यहाँ पर अपॉर्चुनिटी नहीं दिया गया है, उसको डिनाई किया गया है, उसके वॉइस ओपिनियन को डिनाई कर दिया गया है पूरी तरीके से कि अपने मैरिज का फैसला वो खुद नहीं ले सकती। तो ये अनडेमोक्रेटिक बात है। और फिर इसके बाद स्टूडेंट को डिनाई कर दिया गया इस बात के लिए कि राइट टू क्लियर का उसका अधिकार ही नहीं दिया गया, यानी राइट टू क्लियर हिज डाउट का जो उसका अधिकार है उसको नहीं दिया गया, यानी क्वेश्चन ही नहीं कर सकता, वो क्रॉस क्वेश्चन ही नहीं कर सकता। एंड थर्ड स्टेटमेंट इज़ डेमोक्रेटिक बिकॉज इट कॉल्स फॉर अ रूल लॉ विच इज़ बेनिफिशियल फॉर द एम्प्लॉयज़, यानी यहाँ पर यह है कि रूल ऑफ लॉ के अधिकार के हिसाब से जितना जो भी है बेनिफिशियल एम्प्लॉयज़ के लिए वो सारे नियम कानून होने चाहिए। तो ये बिल्कुल डेमोक्रेटिक बात है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कंसिडर द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट अ कंट्री एंड डिसाइड इफ़ यू वुड कॉल इट अ डेमोक्रेसी, गिव रीजन्स टू सपोर्ट योर डिसीजन। किसी को अगर डेमोक्रेसी बोलना है तो इनमें से बताना पड़ेगा, तो यहाँ पर रीजन्स देने आपको, और ताकि आपका डिसीजन जो हो उसको सपोर्ट कर सके। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है कि सभी सिटीजन को वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए, और साथ में जो इलेक्शन है वो रेगुलरली होने चाहिए। और बी ऑप्शन में यह है कि कंट्री को कोई किसी प्रकार की इंटरनेशनल एजेंसी के द्वारा अगर लोन दिया जाता है तो सबसे पहला कंडीशन ये होना चाहिए कि जितने भी उसके एक्सपेंसेस हैं रिलेटेड टू एजुकेशन एंड हेल्थ उसको रिड्यूस करना होगा। एंड ऑप्शन नंबर सी इज़ people speak more than 7 languages but the education is available only one language, the language spoken by 52% people of the country। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि 7 लैंग्वेज से ज़्यादा अगर लोग बोलते हैं तो बोलें, लेकिन जो एजुकेशन अवेलेबल होगा केवल एक लैंग्वेज में होगा, वो उस लैंग्वेज में होगा जिसमें 52% ऑफ द जनता स्पोकन दैट लैंग्वेज। तो यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर डी में बोला है कि सेवरल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको ये कॉल दिया जाता है, पीसफुल तरीके से आप डिमॉन्स्ट्रेशन कर सकते हो एंड नेशन वाइड स्ट्राइक कर सकते हो कंट्री टू अपोज द पॉलिसीज़ ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कंट्री के जो पॉलिसीज़ हैं गवर्नमेंट को उसको अपोज करने के लिए आप स्ट्राइक वगैरह कर सकते हो। गवर्नमेंट हैज़ अरेस्टेड दिस लीडर्स, तो क्या गवर्नमेंट इसको अरेस्ट कर लेती है या करती है, तो वो सही है या नहीं। तो ऐसा बोला गया वो कंट्री जो डेमोक्रेसी नहीं होगी जिसमें राइट टू वोट का अधिकार तो है लेकिन वहाँ पर राइट टू स्पीच, राइट टू डिमॉन्स्ट्रेशन का अधिकार नहीं दिया गया है, ऐसी कंट्री डेमोक्रेसी नहीं हो सकती। वो जो कंट्री होगी वो अंडर इकोनॉमिक सैंक्शन होगी, जिसके जो लोग हैं वो अपने खुद के इकोनॉमिक डिसीजंस नहीं ले सकते। The government censorship of the media prevent the public from the voicing its opinion। एंड क्वेश्चन नंबर 10 में ये बोल रहा है कि 2004 में एक रिपोर्ट पब्लिश किया गया था यूएसए को, जिसमें ये बताया गया कि जो इनइक्वलिटी है वो कंट्री में इंक्रीज हो रही है। Inequalities in the income reflected to the participation of the people in democracy. It also shaped their abilities to influence the decisions taken by a government। तो गवर्नमेंट के डिसीजन पे इन्फ्लुएंस हो रही है जो इनइक्वलिटी है। द रिपोर्ट हाईलाइटेड दैट, रिपोर्ट में ये हाईलाइट किया कि इफ एन एवरेज ब्लॉक फैमिली अर्न $100 देन द इनकम ऑफ द एवरेज वाइट फैमिली इज $162। $100 अगर वो अर्न करते हैं तो वो जो ब्लैक फैमिली है वो $100 अर्न करती है, जबकि वाइट फैमिली $162 अर्न करती है। और वाइट फैमिली हैज़ अ 12 टाइम्स मोर वेल्थ देन एवरेज ब्लैक फैमिली, यानी 12 गुना ज़्यादा वो वाइट फैमिली कमा रही है ब्लैक फैमिली की तुलना में। इन अ प्रेसिडेंट्स इलेक्शन नियरली 9 out of 10 इंडिविजुअल फैमिलीज विद इनकम ओवर $75,000 हैव वोटेड। दीज पीपल्स आर द टॉप ऑफ 20% ऑफ द पॉपुलेशन इन टर्म्स ऑफ देयर इनकम। ऑन द अदर हैंड 5 people out of 10 from families with income less than $15,000 have voted. They are the bottom of 20% of population in the terms of their income। आप ये खुद पढ़ सकते हो थोड़ा। अब तीसरा ऑप्शन है about 95% contribution to the political parties comes from the rich। This gives the opportunity to express their opinions and concerns which is not available to the most citizens। 95% contribution जो रिच फैमिली का हो रहा है पॉलिटिक्स में। As a poor sanctions participate less politics, the government does not listen to their concerns coming out of poverty, getting job, education, health, car and housing for them। Politicians hear most regularly about the concerns of the business persons and are rich, यानी जो रिच हैं बिजनेसमैन उनकी बातों को ज़्यादा कंसर्न के साथ सुनते हैं। राइट एंड एसे एंड डेमोक्रेसी एंड पावर्टी यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन दिस रिपोर्ट बट यूजिंग एग्जाम्पल फ्रॉम इंडिया। तो ये खुद से आपको करना है, इस वजह से मैंने इतना पढ़ दिया है, ठीक है। आपको इस पर ऐसे लिखना है, ऐसे लिखकर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो आप लोग चाहें तो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो ज़रूर से कर लीजिए ताकि मैं ऐसे ही आपके लिए वीडियोज़ लेकर आते रहूँ, ताकि सारे एनसीईआरटी का सलूशन आपको एक जगह मिल सके। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।